हेलो बच्चों, एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में कक्षा 10वीं विषय गणित के मॉडल प्रश्न पत्र का जो कि जेसीईआरटी के द्वारा जारी किया गया है उसका ऑब्जेक्टिव के कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे और बच्चों आप सभी के लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। और सारे जो है सब्जेक्ट के वीडियो मैंने पहले ही ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आपने अभी तक नहीं देखा है तो एक प्लेलिस्ट है उस पर आके देख सकते हैं, नहीं तो आप वीडियो सेशन में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि अभी जो है सिर्फ इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सारा सोल्यूशन देखेंगे, उसके बाद जो है बारी बारी से सब्जेक्टिव जो है आपके अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को हम सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों एग्जाम में जो है 3 घंटे का समय दिया जाएगा, फुल मार्क जो है 80 रहने वाला है, कुल प्रश्नों की संख्या 52 रहेगा, जिसमें कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर 30 तक जो है जो ऑब्जेक्टिव रहेंगे उसका मैं यहाँ पे कंप्लीट सोल्यूशन इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद पार्ट 2 में आपका जो है सारा सब्जेक्टिव वाला बता दूंगा। तो देखिए दोस्तों ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस प्रकार है। तो पहला प्रश्न यहाँ पे इस प्रकार से दिया गया है कि 156 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में यानी कि इसका जो है लघुत्तम समावर्तक निकालना है। तो इसका निकाल सकते हैं 56 यानी 78 बार में। तो उसका बाद फिर से कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर से इसको हम करेंगे। तो दोस्तों इसका हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 39 दूनी 78, इसके बाद निकालेंगे 33 39। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। तो देखिए यह जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो यह इसी प्रकार से आपको जो है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में ज्ञात करना है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से समझना है और मैं आपको एकदम आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। तो ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनिएगा। इस वीडियो को आप लोगों को शुरू से लेकर अंत तक देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे वाला जो हर है अंश को हम क्या करेंगे भाग देंगे। तो यानी कि 15 में हम 6 से भाग देते हैं तो 0 दशमलव यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ 0 हो जाएगा। 4 15 चौके 60। तो ये आप पूरी तरह से क्या होता है 0.4 में यह पूरी तरह से कट रहा है। तो ये क्या हो गया, ये जो है ये क्या है शांत है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पूरी तरह से शांत है। या आप दोस्तों इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि अगर ये 2m और 5n के रूप में आ जाता है तो वो क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, इसके रूप में भी आप लोग कर सकते हैं, नहीं तो दोस्तों टाइम बचाने के लिए आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, तीसरा नंबर कहता है कि किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपद के शून्यंकों की संख्या निम्न है। तो दोस्तों आप जरा ध्यान दीजिएगा, इस ग्राफ में आप लोग ध्यान दें। तो इस ग्राफ में क्या है कि आप देख सकते हैं कि ये जो है x जो है पी अक्ष में क्या है, x जो अक्षांश है उस पर जो है 1 2 3 और 4 बार जो है ये कट कर रही है। इसलिए दोस्तों इसका जो आंसर होगा ना, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, पी अक्ष का शून्य का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सटीक आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों चौथा नंबर दिया गया है, कहता है द्विघात बहुपद x² - 7x + 12 के शून्यंकों का योग निम्न में से चुने। तो योग ज्ञात करना है ना, तो योग ज्ञात करना है। तो देखिए योग का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। तो -b क्या है, तो ये b है ना। तो यहाँ पे क्या होता है ax होता है, ax² प्लस bx प्लस c। तो b क्या है, तो b की जगह में 7 है तो लिखेंगे यहाँ पे -7 बट्टा क्या हो जाए 1। तो यहाँ पे b क्या है, तो देखिए इसमें क्या कहता है शून्यंकों का योग। तो यहाँ क्या है -7। तो -7 कहाँ पे रहे बच्चों, तो -7 जो है ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। और इससे पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि जितने भी सारे मॉडल पेपर हैं उनको आप लोग अच्छे से डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि मॉडल पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन आपके डायरेक्ट बोर्ड की परीक्षा में देखने को मिलने वाला है। ठीक है, इसलिए आप लोगों को मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक को पढ़ लेना है। अगर क्वेश्चन बैंक तैयार कर लेते हैं, मॉडल पेपर को तैयार कर लेते हैं, आपका 100% जो है तैयारी हो जाएगी। आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो फिर भी आप जो है 80% जो है मार्क्स उठा पाएंगे। सिर्फ आपके पास समय नहीं है, आप जो है एकदम लगातार जो है तैयारी करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि रैखिक समीकरण युग्म जो है a1x + b1y + c1 बराबर 0 तथा a2x + b2y + c2 बराबर 0 का कोई हल नहीं है। तो जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों,
आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि अगर इस तरीके से आप लोगों को दिया जाए तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन 100% दिए जाते हैं। और मैंने इसको बारीकी से पहले भी सब्जेक्टिव के तौर पर आप लोगों को बताया हुआ था कि किस प्रकार से अगर इस दिया जाता है तो आपको किस प्रकार से ज्ञात करने हैं कि ठीक है, क्योंकि रैखिक समीकरण युग्म से रिलेटेड जो है लगभग 3 से 4 सवाल दिए जाते हैं, जो कि आप लोगों को एकदम याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है और इस सभी टॉपिक को आप लोगों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई हल नहीं होने पर क्या होता है, अगर कोई हल नहीं है तो उसमें क्या होगा कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नॉट c1/c2 होगा। ये क्या होगा, कोई हल नहीं है, तो ऑप्शन ए जो है इसका सटीक आंसर होगा। अगर कहेगा अद्वितीय हल तो अद्वितीय हल में क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, अगर कहेगा कि ये जो अपरिमित रूप से हल है तो अपरिमित रूप से में क्या होता है कि तीनों समांतर होता है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं है तो ऑप्शन ए ही इसका सटीक आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों दिया गया 6ठा नंबर, कहता है कि समीकरण x - y + 9 बराबर 0 और 3x - 2y + 12 = 0 के द्वारा निरूपित रेखाएं हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, निरूपित रेखाएं ज्ञात करने के लिए अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे इसको हम ज्ञात कर सकते हैं a1/a2, तो a1 का मान 1 है, उसके बाद 3 है। ठीक है, उसके बाद b1 क्या है, b2 है, तो इसको लिखेंगे 1 बट्टा कितना हो जाएगा, -1 बट्टा -2। उसके बाद c1 हो जाएगा c2, जिसको हम लिख सकते हैं 9 बट्टा 12। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि ये तीनों क्या है, यहाँ पे आपको क्या दिया देखने को मिल रहा है कि a1/a2 जो है बराबर नॉट जो है वो b1/b2 है। ठीक है, उसके बाद बराबर नॉट जो है वो c1/c2 है। तो यह किस प्रकार का है, तो जरा ध्यान दीजिएगा, यह जो है अद्वितीय हल है। ठीक है, क्या है, अद्वितीय हल है। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, यह क्या है, एक आप लोगों को मैंने बताया था ये एक क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है। क्या होती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। इसको जो है आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, एकदम रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पहले आप लोगों को हर हाल में रिवीजन कर लेना है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न 7वां नंबर दिया गया है कि समीकरण युग्म जो है वो 2x + y बराबर 6 और दो दिया है कि 5x - y बराबर 1 का हल है। तो बच्चों आपको जो है समीकरण हल ज्ञात करना है। देखिए विलोपन विधि को मैंने आप लोगों को अच्छे से बताया था कि यहाँ पे जो समीकरण दिया है 2x + y बराबर 6 है, 5x - जो है y बराबर कितना 1 है, तो अब ज्ञात कर सकते हैं। y कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, मान लो 7 बराबर कितना हो जाएगा, 7x बराबर हो जाएगा 7, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 7 बट्टा 7 यानी कि 1 हो गया। x का मान जो है समीकरण फर्स्ट में रखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, x बराबर 1 रखने पर क्या हो जाएगा, तो 2x + y = कितना है, कितना है बच्चों, यहाँ पे 6 है, तो लिखेंगे यहाँ पे 2 × 1 बराबर हो जाएगा प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे y बराबर 6 - 2, तो क्या हो जाएगा 4। तो देखिए एक का x का मान निकला 1, y का मान निकला है 4। तो देखिए x का मान 1, y का मान 4, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर दिया गया है। 8वां नंबर यहाँ पे प्रिंट करना ही भूल गया था शायद जैकबोर्ड। तो देखिए यहाँ पे 9 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। तो 9 नंबर सवाल दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघाती समीकरण है। दोस्तों द्विघाती समीकरण का फॉर्मूला होता है ax² + bx + c। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आप लोग को याद रखना है और आपको याद रखना है कि इस रूप में जो आएगा वही द्विघाती समीकरण होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही व सटीक आंसर होगा। मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि x + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं a² + 2ab + b² के रूप में। तो उस तरह से अगर निकालें तो यही इसका जो है आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल जो है आपका 10वां नंबर दिया गया है, कहता है द्विघाती समीकरण x² + 7x + 6 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। तो ध्यान दीजिएगा, तो अगर हम d बराबर फॉर्मूला होता है b² - 4ac, तो यहाँ पे b क्या है, तो b जो है 7 है, तो 7 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है,
प्लस लिखेंगे, सॉरी माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा 4 गुना 1 गुना 6, तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 37 37 49 माइनस हो जाएगा 24, तो इसको हम घटाएंगे तो हो जाएगा 25, तो 25 जो है वो क्या है, वो डी से क्या है वो बड़ा है। ठीक है, डी से क्या है बड़ा है, तो वास्तविक और क्या है और समान है, तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही और सटीक आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर दिया गया है कि यदि द्विघातीय समीकरण, ठीक है यहाँ ध्यान देंगे, दिया गया है कि यदि द्विघातीय समीकरण जो है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इक्वल टू 0 यानी कि बराबर 0 का मूल समान हो तो के का मान क्या होगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे पहले से कहा गया है कि डी का मान जो है 0 है, इसलिए डी का फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, तो डी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो डी का मान 0 है, तो बी का मान बैठाएंगे तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 गुना हो जाएगा 1 गुना के। ठीक है, अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 चौक 16 माइनस हो जाएगा 4k है ना। तो अब इसको 4 को इधर कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 4k, ठीक है, बराबर हो जाएगा 16, तो यानी के बराबर कितना हो गया 16/4 यानी कि 4 चौक 16 यानी कि 4, तो के का मान कितना निकला 4 निकला, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न जो है आपका 12 नंबर दिया गया है कि कहता है एपी जो है एपी 24, 21 और 18 का सारवंतर होगा। तो सारवंतर देखिए ये समांतर श्रेणी पहले से है, तो सिर्फ आपको डी निकालना है, तो डी का फॉर्मूला होता है a2 - a1, तो a2 का मान कितना है 21 है और यहाँ पे 24 है, तो इसको घटाएं कितना हो जाएगा -3, तो -3 कहाँ पर भाई की, तो यहाँ पे -3 जो है ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो है आपका 13 नंबर दिया गया है, कहता है कि एपी जो है 2 7 12 का 10वां पद है, तो 10वां पद, तो सबसे पहले ये जो है प्रथम पद है ना, और इसका डी निकालना है तो क्या हो जाएगा a2 - a1, जिसमें हम घटाएंगे तो 7 - 2 बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब हमको निकालना है 10वां पद, तो 10वां पद का a 10 जैसे निकालेंगे तो a + 9d है ना, a + 9d यानी कि 9d, तो आप इसको गुना कर सकते हैं, a का मान है 2, ठीक है, 9 गुना d का मान 5, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पे 45, तो बराबर कितना हो जाएगा 47। तो अब देखिए 47 किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 14 नंबर दिया गया है कि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण होते हैं, तो समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। 15 नंबर जो सवाल दिया गया है, कहता है कि त्रिभुज ABC में जो है यदि DE समांतर BC हो, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इस आकृति में दिया गया है कि DE समांतर BC हो तथा BD जो है वो 7.2 सेंटीमीटर, AE जो है 1.8 सेंटीमीटर और CE जो है EC जो है 5.4 सेंटीमीटर है, तो AD का मान ज्ञात करना है। चलिए AD का मान ज्ञात करते हैं, तो AD का मान इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले आपको करना क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि यदि ABC त्रिभुज है, कोई एक त्रिभुज है उसमें जो है कोई समांतर दर्शाती है, यानी कि दो भुजा को वो समांतर दर्शा रही है, तो इस प्रकार से आपको करना है कि इसका हम एक, मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर इस प्रकार से रहे तो आपको ज्ञात करना क्या है कि AD बट्टा जो होगा वो BD होगा, है ना, AD बट्टा BD होगा। ठीक है, उसके बाद बराबर क्या लिखना है AE बट्टा जो होगा वो CE होगा। ठीक है, या EC लिख सकते हैं। तो AD का मान हमको ज्ञात करना है ना, तो AD का मान लिखेंगे। BD का मान कितना है, BD का मान जो है वो 7.2 दिया है, इसको बराबर लिखेंगे। AE का मान जो दिया है वो 1.8 दिया है और EC का मान दिया है 5.4। अब इसको क्या करेंगे क्या कि AD लिखेंगे, है ना, अब ये ऊपर चल जाएगा, ये 7.2 जो है ऊपर चल जाएगा, तो 1.8 गुना हो जाएगा 7.2 बट्टा कितना हो जाएगा 5.4। तो देखिए 18 दिया कितना होता है 54। अब इसको हम कटा सकते हैं, तो यानी कि हो जाएगा 18 दिया 54, तो इसको हम कटा सकते हैं 26 या कितना हो जाएगा 72, है ना, तो 26 या 72 ना होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है यानी कि 2.6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 2.6 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 16 नंबर दिया गया है, कहता है कि त्रिभुज ABC में AB जो है 6√3 सेंटीमीटर, AC जो है 12 सेंटीमीटर और कहता है BC जो है वो 6 सेंटीमीटर है, तो कौन B है, तो कौन B क्या होगा, जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों। आपको मैंने पहले बताया था कि समकोण त्रिभुज अगर दर्शाया जाए, अगर कोई भी त्रिभुज है और इस प्रकार से दिया जाए, आपको याद रखना है, आपको यहाँ पे याद करना ये रखना है कि मान के चलिए जो है समकोण त्रिभुज है जिसमें कि
बी और सी हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो है ए सी का मान जो है वो कितना है, ए सी का मान यहाँ पे सी लेते हैं, यहाँ पे बी लेते हैं, और ए सी का मान जो है 12 सेंटीमीटर है, इसका जो है 6√3 है। तो अगर हम क्या लेंगे, क्या कि जो बड़ी भुजा है तो 12 है, तो 12 का स्क्वायर कर देना है, ठीक है, 12 का स्क्वायर कर देना है, लिखेंगे फिर 6√3 का स्क्वायर करेंगे, प्लस लिखेंगे 6 का स्क्वायर करेंगे। तो अब इसको करेंगे बराबर यानी 44 से हो जाएगा 144, और इसको करेंगे 6 छा के 36 गुना 3 करेंगे 108, प्लस हो जाएगा 6 छा के 36, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे 144 बराबर हो जाएगा 144। तो देखिए ये दोनों बराबर है, तो मतलब ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। लेकिन अब यहाँ पे कह रहा है कि कोण बी का मान क्या होना चाहिए, तो कोण बी का हमको ज्ञात करना है ना। तो कोण बी का मान क्या होगा, वो समकोण त्रिभुज होगा। क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। लेकिन बच्चों यहाँ पे कोण बी, देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको आप लोगों को समझना बहुत ही जरूरी है। तो कोण बी क्या हो जाएगा, कोण बी जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही व सटीक आंसर होगा, ठीक है। इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल दोस्तों 17 नंबर दिया गया है कि बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी है। दूरी फॉर्मूला आपको ज्ञात करना है। दूरी फॉर्मूला क्या होता है, चलिए दूरी का फॉर्मूला आपको मैंने पहले भी बताया था, है ना। तो क्या होता है, √x2 - x1, ठीक है, x2 - x1 का स्क्वायर, प्लस होता है, ठीक है, प्लस ना होता है y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलिए अब इसको जो है आपको ज्ञात करते जाना है, ठीक है। अब ज्ञात कैसे करेंगे, चलिए अब इसको ज्ञात करना है। तो देखिए x2 कौन सा हो जाएगा, ये जो है x1 है, और ये क्या x2 है, ये y1 है, और ये y2 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे करेंगे x2 का मान कितना है, x2 का मान 4 है, इसको हम घटाएंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे x1 का मान है -2, तो यहाँ सॉरी -2 हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लिखेंगे y2 का मान जो है वो है y2 का मान जो है वो 1 है, और y1 का मान जो है 3 है, इसको हम स्क्वायर करेंगे। अब लिखेंगे 4 में 2 गया, 2 का स्क्वायर, और लिखेंगे प्लस इसका भी करेंगे, कितना हो जाएगा -2 का स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, इसका भी 4 हो जाएगा, इसको हम करेंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, इसको हम निकालें तो 2√2 होगा, 2√2 यहाँ पे मात्रक हो जाएगा। चलिए अब 2√2 कहाँ पे रहे, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जो है हर हाल में बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 18 नंबर दिया गया है कि बिंदुओं 2, 5, देखिए बिंदुओं 2, 5 तथा 4, 7 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु कहता है निकालने के लिए। तो दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर 2 रेखा है, देखिए यहाँ पे अगर इस प्रकार से 2 रेखा है, ये मान के चलिए ए बी जो है 2 रेखा, और इसका मध्य बिंदु कहेगा, तो इसका जो है मध्यांतर आपको ज्ञात करना है पी, ठीक है। मध्यांतर ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले आपको मध्यांतर का मैंने फॉर्मूला बताया था ना, कि अगर x ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा x1 + x2 बटा हो जाएगा 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे ज्ञात कीजिए, तो यानी x1 का मान कितना है 2 है, ये x1 का मान कितना है 2 है, और x2 का मान कितना है 4 है। तो x2 का मान लिखेंगे यहाँ पे +4 बटा हो जाएगा 2, यानी कि इसको हम ज्ञात करेंगे कितना हो जाएगा 4 2 6 बटा 2, यानी कि 3 हो गया। फिर y का मान निकालेंगे, तो y बराबर हो जाएगा y1 + y2 बटा 2 हो जाएगा, इसका भी निकालेंगे, कितना हो जाएगा 5 + 7 बराबर हो जाएगा बटा 2 हो जाएगा, 7 5 12 बटा 2, यानी कि इसका मान आ गया 6। तो देखिए देखिए इसका मान कितना निकला, x का मान 3 और y का मान कितना 6। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान है, ऑब्जेक्टिव में जितने भी सवाल दिए हैं ना, बहुत ही इजी सवाल दिए हैं, और इसी तरह से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन दिए जाएंगे, हार्ड क्वेश्चन नहीं देगा। इसलिए दोस्तों मॉडल पेपर को पढ़ लेना, और क्वेश्चन बैंक को भी आप लोग रिविजन करते जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल यहाँ 19 नंबर दिया गया है कि यदि 0 0 और बी कहता है कि 5 0 और सी जो है वो 0 6 हो तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होगा। तो चलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे, और इसे आप लोगों को हर हाल में समझना है। अच्छे से समझिए कि किस प्रकार से हम लोग ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्या होता है, क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 1/2 x1, ठीक है। x1 इंटू क्या होता है y2 - y3 प्लस होता है x2 इंटू y3 - y1, ठीक है, प्लस x3, और होता है y1 - y2, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको बंद कर देंगे,
ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे 1/2। अब देखिए x1 का जगह पे क्या है, x1 के जगह पे 0 है तो 0 लिखेंगे, ठीक है, इंटू हो जाएगा गुना। उसके बाद y2 के जगह में क्या है 0 है तो 0 लिखेंगे, और x3 के मान पे क्या है, x3 के मान पे कितना है वो 3 है, सॉरी 6 है तो 6 लिखेंगे, प्लस लिखेंगे x के जगह पे क्या है यानी x2 के जगह पे क्या है, x2 यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 तो यहाँ पे लिखेंगे 5, और इसका क्या हो जाएगा x3 के जगह में, x3 के जगह में क्या है 6 है और यहाँ पे हो जाएगा 0, और प्लस लिखेंगे x3 के जगह में क्या है, देखिए x3 के जगह में क्या है बच्चों 0 है। उसके बाद y1 तो मान 0 है, y2 का मान भी 0 है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 1/2। अब इसको करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 गुना हो जाएगा -6, ठीक है, प्लस लिखेंगे 6 5 30 प्लस हो जाएगा 0। अब इसको करेंगे यहाँ पे 1/2 हो गया, तो इसको हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 30, तो इसको करेंगे कितना हो जाएगा 1/2, उसके बाद हो जाएगा 30, तो इसको हम कटाएंगे गुना में तो क्या हो जाएगा 15, ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा 15 वर्ग मात्रक, 15 वर्ग मात्रक। तो देखिए 15 वर्ग मात्रक कहाँ पर है, तो 15 वर्ग मात्रक जो है ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सटीक आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20 नंबर को यानी कि 20 नंबर सवाल दिया गया है कि यदि साइन ए जो a है वो कौन को दर्शाता है, यानी कि साइन a बराबर 3/5 हो तो tan a का मान क्या होगा। जरा ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p/h, ठीक है, p/h यानी 3/5 दिया है तो हम लिख सकते हैं p का मान जो है वो 3 के है, मान अनुपात भी ले सकते हैं, और उसको 5 या हम h बराबर लिख सकते हैं सिर्फ 5, k को छोड़ दीजिए, ठीक है, k को क्या करना है सिर्फ आप छोड़ दीजिए, सिर्फ हम क्या करेंगे 3 को जो है p का मान जो है 3 ले लिए और h का जो मान लिए है वो 5 ले लिए। अब हमको b याद करना है तो b का फॉर्मूला होता है √h² - p², तो इसका h का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर है ना, यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर। अब इसको करेंगे कितना हो जाएगा 25 - 9, तो 25 - 9 करेंगे तो कितना √16 यानी कि इसका हो जाएगा 4। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। अब जरा ध्यान दीजिए, ये आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, इसको आप लोगों को याद रखिएगा, इसका सारा फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए क्योंकि इसी से रिलेटेड यानी कि फॉर्मूला से रिलेटेड ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन देंगे और आपको बनाना है। तो इसलिए tan थीटा का फॉर्मूला आता है p/b, तो p का मान कितना है, p का मान तो पहले से दिया हुआ है 3 और b का मान निकला है 4, तो यानी 3/4, तो 3/4 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर जो है सी में दिया हुआ है, ठीक है, तो यही हो गया आंसर 3/4। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजीली तरीके से मैंने आपको बताया, अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 21 नंबर दिया गया है कि यदि साइन स्क्वायर ए बराबर 1 हो तो कौन a का मान होगा। तो जरा ध्यान दीजिए बच्चों कि यहाँ पे जो है साइन स्क्वायर a है, 2 इधर दिया है बराबर 1 दिया है, तो हम लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर a बराबर क्या हो जाएगा 1/2 होगा। अब देखिए साइन स्क्वायर a का मान 1/2 होता है, नहीं होता है, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 0 डिग्री, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 22 नंबर दिया गया है कि कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री का मान होगा। तो इसको आप जो है किसी एक को जो है साइन थीटा के रूप में जो है चेंज कर देना है। तो अगर हम कॉस को चेंज करते हैं तो लिखेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस हो जाएगा 42 डिग्री माइनस हो जाएगा साइन 42 डिग्री। अब जरा ध्यान दीजिएगा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा यानी कि लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, यानी थीटा की जगह हम क्या हो जाएगा 42 डिग्री माइनस हो जाएगा यहाँ पे साइन 42 डिग्री। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, साइन 42 डिग्री और साइन 42 डिग्री को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखिए 0 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 20 का सही और सटीक आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 10 नंबर दिया गया है कि भूमि के एक पाद बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो जरा ध्यान दे दोस्तों, यहाँ पे आपको देना है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो कहता है कि मीनार की पाद बिंदु से जो है इसकी जो दूरी है वो 30 मीटर है और इसका उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री है। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, कहता है इसकी मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो यानी कि ये जो है 90 डिग्री है, ये समकोण है, ये हो गया
क्या हो गया, ये H हो गया, ये P हो गया और ये B हो गया। अब इसका P ज्ञात करना है तो इसको हम करेंगे क्या, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, डायरेक्ट आपको बनाना है कि tan हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है, tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, P बट्टा B लिख सकते हैं, P बट्टा B। अब देखिए tan 30 का मान होता है 1/√3, है ना। अब लिखिए P का मान ज्ञात करना है तो P लिखेंगे और B का मान कितना है 30 है तो लिखेंगे 30। अब देखिए P का बराबर लिख सकते हैं 30/√3। अब इसका जो है आप परिमेयकरण कर दीजिए तो ये लिखेंगे √3/√3। तो अब इसको कर सकते हैं 30√3 बट्टा हो जाएगा 3, तो 10 या 30 यानी क्या हो जाएगा 10√3 मीटर। तो देखिए 10√3 मीटर कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 24 नंबर की, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो एक वृत्त की जो है अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है, ऑप्शन सी इसका सटीक आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 25 नंबर, कहता कि यदि TP-TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि POQ जो कि 110 डिग्री है, तो कहता है कि PTQ बराबर है, तो ये बहुत आसान होगा, 70 डिग्री होगा। चलिए मैं आपको इसका सोल्यूशन बताता हूं कैसे आपको ज्ञात करना है। जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, यह एक क्या है, चतुर्भुज आकार बना रही है। तो चतुर्भुज आकार में वृत्त पर स्पर्श रेखा कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, ये भी कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, और इसको ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखिए कोण P लिख सकते हैं, चूंकि कोण P प्लस कोण POQ प्लस कोण Q प्लस कोण PTQ प्लस बराबर लिखेंगे 360 डिग्री, है ना। अब देखिए चारों भुजाओं का योग कितना हुआ, चतुर्भुज के चारों भुजाओं का योग 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री लिख दिए। अब देखिए P का मान कितना है, 90 डिग्री है। अब इसका मान कितना दिया, 110 डिग्री लिखा है, इसका मान कितना हो जाएगा, कौन Q का मान भी भाई 90 डिग्री है ना। प्लस लिखेंगे इसका कौन PTQ बराबर हो जाएगा 360 डिग्री। अब इस दोनों को, तीनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 290 डिग्री, प्लस हो जाएगा कौन PTQ बराबर हो जाएगा कितना 360 डिग्री। अब जो है इसको क्या करना है, 360 में घटा देना है, ठीक है, यानी कि 290 को क्या करना है, इसके साथ में घटा देना है। तो लिखेंगे कौन PTQ बराबर हो जाएगा 360 डिग्री माइनस हो जाएगा 290 डिग्री। अब इसको घटाएंगे कितना होगा 70 डिग्री, देखिए है ना, आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इसका सटीक आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 26 नंबर दिया गया है कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से जो है बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो बच्चों आपको पता होगा कि वृत्त का जो परिमाप होता है वो होता है 2πr और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr²। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे 1 पाई है, यहाँ पे 1 पाई है, तो ये कटा दें, और यहाँ पे क्या है r है और यहाँ पे 2 r है, तो r लिख सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं r बराबर कितना हो गया 2 मात्रक, है ना, r बराबर कितना 2 मात्रक हो गया। तो देखिए ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 2 मात्रक। चलिए अगला सवाल दोस्तों 27 नंबर दिया गया है, कहता है एक घोड़ा जो है 7 मीटर लंबे रस्सी का एक घास के मैदान में बंधा है, उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जिससे घोड़ा घास चर सकता है। तो घोड़ा जो है घास चर सकता है, तो घोड़ा जो है अगर यहाँ बंधा हुआ है 7 मीटर तो ये पूरी तरह से गोल घूमकर जो है वृत्ताकार आकार में जो है घास को चरेगी। तो अब जो है वृत्त का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल है ना, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो क्या होता है πr² होता है। तो पाई का मान 22/7 गुना लिखेंगे, r का मान जो है 7 है तो वो 7/7 लिखेंगे, क्योंकि ये त्रिज्या है ना, ये त्रिज्या हो जाएगा। r का मान पहले से दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, 7 मीटर में दिया है तो मीटर लिखेंगे। तो यहाँ पे इसको कटा देंगे, कितना हो जाए 154 मीटर स्क्वायर। तो देखिए 154 मीटर स्क्वायर कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि सबसे बड़े बांस की लंबाई बताइए जो कि एक 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े और 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकती है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा 12 मीटर। ठीक है, तो यही हो जाएगा 12 मीटर, ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। चलिए बच्चों अगला सवाल 29 नंबर दिया गया है कि उच्च वर्ग सीमा एवं संचयी बारंबारता के बीच खींचे नए आलेख को कहते हैं। तो नए आलेख को कहते हैं से अधिक प्रकार का त्वरण कहते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे कहेगा निम्न तो यहाँ पे कम प्रकार का, अगर उच्च कहेगा तो अधिक प्रकार का त्वरण, इसको याद रखिएगा, ये एग्जाम में आएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों 30 नंबर दिया गया है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या
किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो आपको याद रखना है कि जो प्रतिशत में होगा उसकी प्रायिकता नहीं होती है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि आपके एग्जाम में जो है ना कहीं कहीं ऋणात्मक देता है, और दोस्तों आपके जो है क्वेश्चन बैंक में भी जो है ऋणात्मक दिया गया है। यहाँ पे आपका जो है इस प्रकार से यहाँ पे ऋणात्मक है, तो तब यहाँ पे हो जाएगा। अगर मान कर निगेटिव रहेगा, यानी कि माइनस चिन्ह किसी में रहेगा, तब जो है इसका आंसर जो है निगेटिव वाला जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे निगेटिव किसी में नहीं दिया है, तो आपका परसेंट वाला जो है सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है आपका सब्जेक्टिव है, इसका जो है नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को सारा सॉल्यूशन दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं उसको आप लोग अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन देंगे और इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसलिए आपको मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक को आपको हर हाल में रिविजन कर लेना है, तैयार कर लेना है। ठीक है, चलिए बच्चों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिए।